हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के बारे में। संख्या पद्धति का एक टॉपिक है विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। हमने 6 तक डिविजिबिलिटी का जो रूल था वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का चेक करेंगे आज हम। तो 7 से विभाज्यता यानी कोई संख्या 7 से कब विभाजित होती है, ऐसे हम कैसे चेक करेंगे किसी संख्या को देखकर। तो 7 से यानी 7 से विभाज्यता। तो डिविजिबिलिटी बाय 7। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या है, मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 54698 यानी 54,698। मैंने एक संख्या ले ली और मुझे चेक करना है कि क्या ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम इस प्रकार की संख्या में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई का स्थान पर देखते हैं कि क्या अंक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर 8 है। तो सबसे पहले हम इस संख्या में से यानी 54,698 में से हम 8 को यहाँ से कैंसिल करते हैं और इसका जो डबल करते हैं, 8 का डबल क्या हो जाएगा, 8 का डबल आ जाएगा 16। बाकी जो बची संख्या है उसमें से हम 16 को माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से हम 16 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3545 यानी 5,453 बचता है। अब फिर वही जो हमने प्रोसेस यहाँ किया था वही प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं। यानी जो इकाई के स्थान पर है, आप देख सकते हैं यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है। अब 3 को कैंसिल करते हैं और इसका जो डबल है बाकी बची संख्या में से यानी 3 का डबल 6 को माइनस करते हैं। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 15 में से 6 को जब कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 3 बचता है और ये 5। इसी प्रकार जब हम इस 9 को कैंसिल करेंगे, इकाई के स्थान पर अब यहाँ पर 9 है, इसका जो डबल होगा वो 18 होगा। 53 में से जब 18 को कम करेंगे, 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 बचता है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3। आप देख सकते हैं कि ये बचता है 35। अब अगर हम 5 को कैंसिल करके इसके अगर हम डबल करते हैं तो 3 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आखिर लास्ट में जो बचता है वो 35 बचता है। क्या 35 7 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका था कि 7 से विभाज्यता को हम कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 996 ये एक नंबर है। अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। तो इस नंबर में से 6 को कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको कट करके इसका जो डबल है बाकी बची संख्या में से इसके डबल को माइनस करते हैं। 6 का जो डबल है वो हो जाएगा 12। तो बाकी बची संख्या में से 12 को जब माइनस करते हैं तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 9 में से 1 को कम करेंगे तो 8 आएगा, 9 ऐसे ही एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर आप देख सकते हैं 7 है, 7 को हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और इसका डबल करते हैं, 7 दूनी 14। बाकी बची संख्या में से 14 को माइनस जैसे हम करेंगे तो 8 में से 4 को कम करेंगे तो 4 आएगा और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर इकाई का स्थान पर 4 है, 4 का जो डबल होगा वो 8 होगा, यानी 4 को हम कैंसिल करते हैं, इसका डबल करेंगे तो 8 आएगा। बाकी बची संख्या में से 8 को जब माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि 0 जो है प्रत्येक संख्या से डिवाइड होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब ये संख्या 7 से डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था हमारा 7 से विभाज्यता को चेक करने का नियम। इसी प्रकार आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अब हम करते हैं 9 से विभाज्यता को चेक, यानी कि कोई संख्या कब 9 से विभाजित हो जाएगी। अब ये देखते हैं, यानी नेक्स्ट आता है हमारा 9 से विभाज्यता। इसको कैसे चेक करते हैं, आपने इससे पहले एक रूल पढ़ा होगा कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल था वो ये था कि कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल 9 8 7 3 1 2, ये 3 से तब डिवाइड होगी जब इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। ये नियम मैंने पढ़ाया था तुम्हें लास्ट क्लास में कि 3 से विभाज्यता के जो नियम थे उसमें यह था कि जितने भी अंक होते हैं संख्या, कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो हम इसके आसानी से कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं 9 की, कोई संख्या 9 से विभाजित कब होगी।
इस यहाँ भी वही रूल लगता है जो 3 का रूल है, यानी कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे कोई ये संख्या है फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 4 6 9 8 जितने भी अंक हैं इन सभी को जोड़ता हूँ और जो योगफल आएगा, जोड़ के जो आएगा, अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखते हैं, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तब वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे बीच में लाइट चली गई थी तो इस वजह से थोड़ा रुकना पड़ा था। ठीक है, तो अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल कोई हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या है 7 5 4 6 2 3, ये एक संख्या है। हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, जितने भी अंक हैं यानी 7 5 4 6 2 3 इन सभी का हम योगफल लेते हैं। इन सब का योग क्या आ जाएगा, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, तो सबका 3 2 5 5 5 10 10 10 20 20 और 27, दैट इज़ 27 आ जाएगा। क्या 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। कोई एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, एक संख्या है 3 7 5 6 9 3। इस संख्या को हम चेक करते हैं कि क्या ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो जितने भी अंक हैं इस संख्या के अंदर, ये देखिए, जैसे 3 है, 7 है, 5 है, 6 है, 9 है, 3 है, इन सभी का योग करते हैं। देखिए 7 3 10, 7 और 3 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, और 9 30 और 3 33, ये टोटल इनका योगफल 33 आया। तो हम कह सकते हैं कि जब 33 9 से विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था 9 से विभाज्यता को चेक करने का नियम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 11 से कब विभाजित हुई। ये देखिए, जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही संख्या है, अगर हमें ये चेक करना हो कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, इसके जो सम स्थानों पर अंक है उनमें से, जो सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग करते हैं, उनमें से माइनस कर देते हैं जो विषम स्थानों पर जो अंक है। अब ये सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है, ये देखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक संख्या लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 3 6 9 7 0 6 9। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले सबसे इकाई के स्थान पर पहले नंबर पर है 9, दूसरे नंबर पर है 6, थर्ड नंबर पर है 0, फोर्थ नंबर पर है 7, फिफ्थ नंबर पर है 9, और सिक्स्थ नंबर पर है 6, सेवन्थ नंबर पर है यहाँ पर 3, और एट्थ नंबर पर है 2। अब यहाँ पर देखिए, सम वो होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो सम स्थान देखिए, जैसे ये देखिए, ये 2 है तो ये सम है, तो इसका मतलब ये कौन सा स्थान हुआ, दूसरा स्थान सम। इसके बाद चौथा स्थान ये भी सम है, छठा स्थान ये भी सम है, और जो 8वां स्थान है ये भी सम है। तो जो 2 4 6 8 जो 2 के पहाड़े में आते हैं
वो सब कौन से स्थान होते हैं, वो सम स्थान होते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इन्हें कहते हैं विषम स्थान। तो जो सम स्थान होते हैं, इसका जो नियम है वो ये है कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर हम सम स्थानों के अंकों का योग निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग, ये अगर बराबर आ रहा है किसके, 0 के या 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के, विभाजित होने वाली संख्याओं के, तब हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इसी को समझिए। इसमें देखिए मैंने बताया कि सम स्थान क्या करना है, हमें सम स्थानों, जो सम स्थान पर जितने भी अंक हैं उनका योग करना है। सम स्थान पर क्या क्या है, एक तो 6 है, प्लस इसमें क्या ऐड करना है, अगला सम स्थान 7वां है, नेक्स्ट सम स्थान 6ठा है 6, और उसके बाद आएगा +2। इन सब का जो योग है इन सबको ऐड करो। ये कहता है कि इसमें से माइनस करना है। विषम स्थान पर क्या क्या है, एक तो 9 है, एक विषम स्थान पर 0 है, विषम स्थान पर 9 है, और विषम स्थान पर 3 है। इन सब का योग, और ये कहता है इन सब को माइनस करके क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 33 हो, 44 हो, कुछ भी हो। अब देखते हैं बराबर। अब यहाँ देखिए 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, ये आ जाता है 21, माइनस 9 9 18 और 3 ये भी 21 आ जाता है, और ये बराबर आ जाता है आंसर 0। जब ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ये बात याद रखनी है। तो ये याद रखना है कि जब भी 11 से विभाजित को हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक नंबर है, फर्स्ट है और सेकंड देखिए। इसमें हम देखते हैं संख्या हमारे पास है 938245, यानी 9,38,245, ये एक संख्या है। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सम स्थानों पर क्या है। सम स्थानों पर एक तो सम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा छोड़ के चौथा स्थान, फिर नेक्स्ट छोड़कर फिर नेक्स्ट, यानी कि एक छोड़कर एक, ये क्या है, ये सम। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सम स्थानों का योग है यानी 9 + 8 + 4 सम स्थानों का योग हो। इसमें से माइनस करना है विषम स्थान। विषम स्थानों पर क्या है, 3 है, +2 है, +5 है। इनको माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आएगा, 8 और 4 12, 12 और 9 21 आ जाएगा, माइनस 5 और 3 8, 8 और 2 10 आ जाएगा। तो माइनस होने के बाद ये आ जाएगा 11, और यही इसका नियम था कि माइनस होकर क्या आना चाहिए, ये तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी एक संख्या आनी चाहिए। अब देखिए 11 11 से विभाजित हो जाएगा। जब ये 11 से विभाजित हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये था 11 से डिविजिबिलिटी को चेक करने का रूल। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। क्योंकि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अब इनके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए तो अब संख्याओं के बारे में, संख्याओं में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम संख्याएं।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम संख्याएं कि सम संख्याएं क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 8, 10, 8 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 2 हुआ। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से या पूर्णतया विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहलाती है। द नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज सेड टू बी इवन नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 16 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये सम संख्या है। जैसे 986, अंतिम अंक देखिए यहाँ पर 6 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संख्या भी सम संख्या है। इसी प्रकार जैसे कि 2 है, 2 भी एक सम संख्या है। और 2 के बारे में आपको याद रखना है, 2 सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, याद रखना है, इत्यादि। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ये अगला आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नंबर 2, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 इज सेड टू बी एन ऑड नंबर, राइट। सो देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे 3 है, 3 जो नंबर है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। इसी प्रकार जैसे कि मैं कहता हूँ कि 9 है, 9 2 से विभाजित नहीं होगी, तो उसका मतलब ये विषम संख्या है। जैसे 11 है, 15 है, 2 3 5 9 1, ये भी एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगी, इत्यादि। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब कैसी है, विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं के बाद में अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ये आज आपकी जो क्लास है ये कॉन्सेप्ट क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 पढ़ाई थी आपको, कॉन्सेप्ट क्लास 1 मैंने इससे पहले कराई थी, और आज ये क्लास आपकी कॉन्सेप्ट क्लास 2 है। ये नंबर सिस्टम की क्लास है और आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं में जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, भाज्य मतलब जो भाग हो जाए, यानी जो खुद के या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। देखिए इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा तो ये है, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं
उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया 10। क्या ये भाज्य है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है, अगर हम कुल गुणनखंडों की इनकी बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? एक तो इसके गुणनखंड 1 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यानी कि गुणनखंड होता है जो इस संख्या को भाग कर दे, 1 इसे डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार इसके गुणनखंड 2 भी है, 2 भी 10 को भाग कर देगा। इसका गुणनखंड एक 5 भी है, 5 भी 10 को भाग कर देगा। इसी प्रकार एक गुणनखंड इसका 10 भी है। अब आप देखिए इसके गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4। मैंने कहा कि 2 से अधिक जिसके होंगे। अब इसके 2 से अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है एक भाग कैसी संख्या है? उदाहरण, तो इसका मतलब 10 जो है एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 9। क्या ये भाज्य संख्या है? चेक करते हैं। इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? इसके कुल गुणनखंड एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 भी 9 को भाग कर देता है, एक 3 होगा और एक ये संख्या सम होगी। अब देखिए इसके कुल कितने गुणनखंड बैठ रहे हैं? 1 2 3, 3 गुणनखंड है जो कि 2 से ज़्यादा है। तो 2 गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है। दूसरी इसकी जो परिभाषा आती है वो ये है, वह संख्या जो एक व खुद के अलावा, यानी जिसे सम कहते हैं ना, सम के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। अगर ऐसा है तो उस संख्या को क्या कहते हैं? वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए जैसे कि 9 था, 9 1 से विभाजित था और 9 खुद से भी विभाजित था। इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर कोई और भी ऐसी संख्या है जो इसे भाग कर दे तो ऐसे उसमें हम कह सकते हैं कि वो संख्या भाज्य संख्या है। और वो बिल्कुल है। 1 के और खुद इस संख्या के, यानी 9 के अलावा 3 भी एक ऐसा अंक है जो इसे भाग कर देगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसा हुआ? ये भाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको देखिए इंग्लिश में से कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या अभाज्य यानी भाग ना हो, यानी जो किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, यानी वो संख्या जो एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। अगर वो विभाजित न हो तो इसका मतलब क्या है? कि वो संख्या अभाज्य संख्या है। यह हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड न हो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये देखिए वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड न हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ये बात याद रखनी है। यह दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताई? दूसरी डेफिनेशन मैंने इसके बारे में कहा है कि वह संख्या जो एक व खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी वह संख्या जो एक व खुद के अलावा, जो 1 या इस खुद के यानी कि इटसेल्फ अलावा किसी
अन्य संख्या से विभाजित न हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। याद रखना है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि, ये सभी संख्या क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बाद कुछ संख्याएं हैं जैसे प्राकृतिक संख्या होती है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, एक और आता है, एक और नोट कर लीजिए 5वें नंबर पर, भाज्य, अभाज्य और इसके बाद में आता है सह अभाज्य। अभाज्य संख्याएं यानी कि जिन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। बेहद इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर्स। तो इसमें क्या होता है? दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कुछ संख्याएं हैं, एक तो 2 और 3 है। अब देखो 2 और 3 का जब HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है? को प्राइम है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, कोई और लेते हैं हम नंबर 3, 5 है, दोनों का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर ये क्या है? आपस में को प्राइम है। इसी प्रकार एक और लेते हैं 21 और 65। इनको देखिए, इन दोनों का HCF जब आप निकालेंगे तो वो आएगा HCF 1 आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? दोनों संख्याएं 21 और 65 सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर से। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, यानी कि वे संख्या जो 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी जो कहाँ से शुरू होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। जैसे इसे n से दिखाते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक? अनंत तक। यानी ये कभी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई कहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कोई भी इसका अंत नहीं होता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। अगर कहें कि 50 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब वो गलत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कहता है तो वो क्या हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। याद रखना है। इसी प्रकार दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, होकर अनंत तक जाती है। दोनों में फ़र्क केवल इतना है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, इसलिए कहते हैं सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। और जो पूर्ण संख्या है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, ये कहाँ से शुरू होती है? 0 से एंड गोज़ टू इन्फिनिटी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी, अप टू 100, राइट। यानी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसको याद रखना है
कि सबसे छोटी अगर कहता है कि पूर्ण संख्या कौन सी है तो वो 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या के नेक्स्ट में एक न एक संख्या होती है। अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर, यानी वे संख्याएं जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। जितनी भी सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जैसे i इक्वल टू ये हो जाएगा, जैसे नंबर लाइन पे लिखी होती है, यानी 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? पॉजिटिव भी है, और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है? ये इंटीजर है। यानी इंटीजर क्या होते हैं? जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, और 0, ये सब क्या होती है? ये पूर्णांक होते हैं। इनको याद रखना है। एक होता है परिमेय संख्याएं, एक होती है परिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर्स, यानी वे संख्या जिन्हें हम, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसे तुमने देखा होगा, कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है, जैसे कि 2/3 5/7। तो ये जो संख्याएं होती है इन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती है, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या प्रदर्शित की जा सकती है। द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जहाँ एक शर्त होती है कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, यानी हर होता है Q, ये कभी भी 0 के बराबर ना हो। क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी द नंबर्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q is said to be a rational number where Q is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3/5, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है। क्या हर 0 है? नहीं है, तो उसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 5/8 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और नीचे जो है हर, ये 0 के बराबर नहीं है। क्या 3/0 ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे हर है ये किसके बराबर ना हो? 0 के, लेकिन यहाँ 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, नो, राइट। इसी प्रकार जैसे मैं कहता हूँ क्या 3 जो है, क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि किसी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो हमेशा वहाँ पर 1 होता है, ये बात याद रखनी है। 3 लिखो या फिर 3/1 लिखो, बात एक ही है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 0 के अपॉन में भी 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 0/1 ये भी बराबर 0 के ही होगा, 3/1 ये बराबर 3 के होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? ETC एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह, यानी इत्यादि, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। एक होती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इनके बारे में कहा जाता है कि जो P/Q के रूप में रेशनल नंबर्स, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। एक परिभाषा तो इनकी ये है, और एक परिभाषा इनकी ये है, दूसरा यह है कि जो वर्गमूल में हो और जिनका वर्गमूल
नहीं हटाया जा सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, रूट के अंदर 3 है, आप यहाँ देखिए इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर 3 रहेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रूट में 5 है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम कहें कि रूट के अंदर 16, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये रूट में से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4, तो यानी कि परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी कि ये जो संख्याएं होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती है। यानी कि अगर जब हम इसका रूट हटाते हैं, इसका रूट जब हम लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगी, बल्कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये चलती रहेगी, है ना। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो साधारण भाषा में हम इसे लिखते हैं कि वो संख्या जो पे बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। याद रखना है, ये सब क्या है, अपरिमेय है। जैसे और एग्जांपल ले लो, 2 + √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी देखिए ये रूट में है, इसका रूट नहीं हट सकता यहाँ से, है ना। इसी प्रकार 3 + √3 अपॉन 1 + √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने जो पढ़ा वो संख्याओं के बारे में पढ़ा कि कौन सी संख्या और विभाज्यता का जो नियम है, डिविजिबिलिटी का जो रूल है, उन सभी को हमने यहाँ पर मुकम्मल किया। सो कल जो हम डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1A, इसको हम डिस्कस करेंगे, कल हम करेंगे, राइट। कल हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A करेंगे RS अग्रवाल की बुक की। उम्मीद है ये आपके सभी समझ में आया होगा, और ये बेसिक है जिसके बगैर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो कल से हम एक्सरसाइज पर काम करेंगे, राइट। एक टॉपिक हो रह जाता है, वो है इकाई अंक प्राप्त करने का, यानी कि इकाई अंक को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इकाई अंक ये अलग टॉपिक है एक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे कंपटीशन में, कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे 3694, इसकी घात 105 है, मल्टीप्लाई 615, इसकी पावर 317, मल्टीप्लाई 841 की जो पावर है 491। ये कहता है कि बताइए इस संख्या में जब इसे सोल्व करेंगे इकाई का अंक क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे तो निकालना इम्पॉसिबल है, 3694 की 105 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ये इम्पॉसिबल है एग्जाम में। 1 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स ही नहीं कर सकते, 105 टाइम्स बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पावर होती है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर पावर क्या है 105, यहाँ पर पावर क्या है 317, और यहाँ पर पावर है 491। जो पावर होती है उन्हें हम 4 से डिवाइड करते हैं, पावर्स जो होती है उन्हें हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। ये देखिए 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 2 आएगा, 5 नीचे उतार लेंगे ना, फिर 4 6 24 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 7 28, 3 बचेगा, 7 उतारेंगे, 4 9 36, शेषफल बचता है 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, क्या उतारेंगे 9, 4 दूनी 8, क्या बचता है 1। अब क्या उतारेंगे ऊपर से 1, 4 दूनी 8,
यहाँ शेषफल 3। अब जो शेषफल बचते हैं यहाँ पर जैसे 1 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 और यहाँ पर रिमाइंडर 3। अब यहाँ क्या करते हैं, जो इकाई के, हमें इकाई के स्थान से मतलब है केवल, यहाँ पर जो इकाई का स्थान है 4, हम इसकी पावर 4 की पावर जो रिमाइंडर बचा 1 वो लगा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 615 में इकाई का स्थान 5 है, इसकी पावर 317 की जगह 317 को जो भाग करके आया था रिमाइंडर वो रख देते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लाई 841 में इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 491 को 4 से भाग करके रिमाइंडर 3 बचा था तो पावर 3 लगाएंगे, बराबर 4 की पावर 1 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, 4 5 20। अब यहाँ पर देखिए इकाई का स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इकाई का स्थान आएगा, इकाई के स्थान पर 0 आएगा। तो ये बात याद रखनी है। तो इकाई का जो अंक है वो आ जाएगा 0, ये बात याद रखनी है। इकाई का जो अंक होगा वो यूनिट डिजिट जो होगी इस नंबर की वो 0 होगी। इस तरह करते हैं। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज़ होगा एक्सरसाइज में। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है 7 की पावर 3, चलो यही देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की जो पावर है वो 3 है और -3 की पावर 2 है। इसे हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का क्या तरीका है, 7 की पावर 3 ये 4 से छोटी है तो इसे डिवाइड नहीं करेंगे, 3 की पावर 2 है यानी 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 2 को भी 4 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये डिवाइड तब करेंगे अगर पावर 4 या 4 से ज़्यादा हो, 4 से अगर बड़ी पावर होगी तो हम डिवाइड करेंगे, वरना हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए 7 का जो क्यूब है वो आता है 343 343 माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा 3 3 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 3 है, माइनस यहाँ इकाई का अंक क्या है 9 ही है। अब 3 में से 9 को तो नहीं माइनस कर सकते, यहाँ पर देखिए 343 में इकाई का अंक 3 था तो हमने यहाँ से इकाई का अंक 3 लिया। 9 का जो इकाई का अंक है वो 9 ही है तो उसका मतलब 9 रहेगा। 3 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो जब हम माइनस नहीं होता, माइनस के सवालों में आपने देखा होगा जब 3 में से 9 को माइनस करते थे अगर नहीं होता था तो हम क्या लेते थे, कैरी लेते थे बराबर वाले से। तो जब हम लेंगे इस पे से हासिल तो ये 3 तब्दील हो जाता था 13 में, यानी 13 बन जाता था। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, 3 के सोचेंगे कि साइड में कोई है जो इसे कैरी दे देगा, तो यानी ये 3 का क्या बन जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट में आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का जो अंक होगा वो 4 होगा। ये बात याद रखनी है। तो इस प्रकार हम इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं। तो कल से हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो कल हमारी एक्सरसाइज 1A रहेगी, RS अग्रवाल की जो बुक है, यानी इस बुक में से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस बुक का एक्सरसाइज 1A हम कल से करेंगे। ओके, उम्मीद आपकी तमाम चीज़ें समझ में आई होगी और इनका को रिवाइज भी करना है।